अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाजिद। मैं हूं आपका मेज़बान। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, इसके बारे में किसी को शकूक व शुबात नहीं होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान और पुख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आज इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें केयरटेकर वज़ीर दाखिला ने भी शिरकत की और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बलूचिस्तान और पुख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई। बहुत इक़दामात, वेरी कॉन्फिडेंट, और हम समझते हैं कि ये जिम्मेदारी जो केयरटेकर सेटअप को मिली थी, हम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को उसमें शुरू होंगे। और चीफ इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं और हर चीज़ की डिटेल ले रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि जो है वो आवाम बड़े इत्मीनान से अपनी मर्जी से वोट डाल सकेंगे और इस इलेक्शन से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है। मैंने बलूचिस्तान में देखा कि कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है और वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कैंडिडेट्स को आपस में कोई या पार्टीज को कोई तकलीफ हो। इजलास के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, पूरे मुल्क में होंगे, इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं। आज जिन्हें बलूचिस्तान और पुख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IG ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से यकीन दहानी भी करवाई। दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की दुश्मन है, इंतखाबात में रखना डालने वालों से पाक फौज भी सख्ती से निपटेगी। पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और रावलपिंडी की सेंट्रल जेल अडियाला जेल पर बम से हमले की संगीन धमकियों के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद में हसास इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अतराफ में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इंतखाबी मुहिम में मसरूफ सियासी रहनुमाओं को मशवरा दिया गया है कि वो सरगर्मियों के लिए बाहर निकलते हुए और लोगों से मुलाकात के दौरान अपनी तहरीक में इंतहाई एहतियात बरतें। यानी अब ये बात तय हो चुकी है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, जिसका इज़हार केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अरमान अक्कड़ चंद रोज पहले ही लाइव विद आदिल शाजिद में कर चुके हैं। आप बार बार ये तो रीअश्योर करवा चुके हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने हैं, साथ में ये भी आप इंश्योर करवा सकते हैं कि साफ और शफाफ होंगे? देखिए, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बहुत शुक्रिया आदिल आपका। माजी में भी सवालात उठते आए हैं और शायद अब भी उठ रहे हैं। हमारी तो पूरी कमिटमेंट है, हमारी पूरी कोशिश है कि वो ट्रांसपेरेंट हो और तमाम लोगों को यकसां मौके मिले कि वो लोगों के पास जाएं, कन्वेंसिंग करें और उसके नतीजे में एक पार्लियामान का वजूद हो और वो एक हुकूमत की तश्कील करें। अब नाज़रीन, बात चूंकि इलेक्शन की हो रही है, आज इप्सोस का बड़ा एक दिलचस्प सर्वे जारी हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए ये सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक इस मरतबा इलेक्शन में माजी से ज़्यादा तादाद में नौजवान वोट कास्ट करना चाहते हैं। और ये सर्वे में एज ग्रुप जो था 18 और 34 साल के दरमियान तकरीबन 2000 जो हैं वो नौजवानों से, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी, उनसे ये सर्वे किया गया। गुज़श्ता इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट 44% तहरीक इंसाफ को नौजवानों ने दिए, जबकि मुस्लिम लीग नून को 22% और पीपल्स पार्टी को 14% ने वोट डाले थे। लेकिन हर 5 में से एक नौजवान का कहना है कि वो इस बार अपनी पार्टी तब्दील कर चुके हैं, उस पार्टी को वोट नहीं देंगे जिसको उन्होंने 2018 में दिया था। अब इसके मुताबिक बड़ी इंटरेस्टिंग ये डिटेल है, इस सर्वे के मुताबिक 22% वोटर्स जो हैं वो स्विच कर चुके हैं, यानी अपनी पार्टी तब्दील कर चुके हैं। और PTI और PMLN में फ़र्क जो था वो 22% का था। अब वो नौजवान क्या पीपल्स पार्टी की तरफ स्विच कर गए हैं या नून लीग की तरफ स्विच कर गए हैं, या वो नौजवान नून लीग में थे और अब PTI और पीपल्स पार्टी की तरफ स्विच कर गए हैं? ये बात नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के हक में जा सकती है। सर्वे के मुताबिक 74% पाकिस्तानी नौजवानों ने पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। 58% का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, जबकि मीडिया पर 54% और पॉलिटिकल पार्टीज पर 50% नौजवान जो है उन्होंने एतमाद का इजहार किया। इसी तरह 42% नौजवानों का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है और 65% ने इंतखाबात साफ और शफाफ होने की उम्मीद जाहिर की है। 68% के मुताबिक कोई इदारा इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होगा। अब इन्हीं डिटेल्स पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पिलडेट के सरबराह और मारूफ कॉल हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, जबकि टेलीफोन पर हमें डेरा इस्माइल खान से ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और NH44 से एक मजबूत उम्मीदवार हैं फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, इंटरेस्टिंग सर्वे है और कुछ परसेप्शंस ऐसे हैं कि जी नौजवान जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं हैं, वो शायद समझते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे। क्या आपको ओवरऑल जो है इस सर्वे से क्या आप ड्रॉ कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। ये ओवरऑल सर्वे बड़ा पॉजिटिव सर्वे है जी।
यानी बहुत चीज़ें जो नेगेटिव एट्रीब्यूट की जाती हैं नौजवानों के बारे में कि वो वोट नहीं देंगे, वो एक पार्टी को वोट देंगे और दूसरी को नहीं देंगे, और ये कि इदारों के ऊपर भी उनका एतमाद मुतज़लज़ल है, ये सारी बातें उसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बातें हैं। मुझे नहीं मालूम कि सर्वे किस हद तक एक्यूरेट है, इसको मैंने डिटेल में नहीं देखा, लेकिन जो भी बातें हैं वो उसमें से कुछ बातों की तस्दीक तो दूसरे सर्वेज भी कर रहे हैं जी। जैसे आपने कहा कि स्विच कर रहे हैं नौजवान एक पार्टी से दूसरी पार्टी को। जो सर्वे आए हैं गैलप के और आईपोर के, वो भी ये बताते हैं कि एक स्विच नज़र आता है ओवरऑल वोटर्स का। अच्छा। यानी जो पीटीआई की एक ज़माने में जो वोटिंग इंटेंशन 45% थी, अब वो कम होकर 34% पे आ गई है। और इस तरह PMLN की जो वोटिंग इंटेंशंस उनके हक में थे 25%, वो बढ़ के 32% हो गए हैं। तो इसका मतलब है फ़र्क पीपल्स पार्टी, फ़र्क PTI और PMLN के दरमियान सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट का है। ये जनवरी के शुरू की बात है। अच्छा। और जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था 6 महीने में, यानी 4 सर्वे हुए थे, उन चारों में ट्रेंड PTI का डाउनवर्ड्स था और PMLN का अपवर्ड्स था। तो इसका मतलब है स्विंग है वोटर्स में, और नौजवानों में भी अगर है तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं। अच्छा, इसमें सर अहमद बिलाल साहब, चूंकि पिल्डेट भी सर्वे करती रहती है और काफ़ी आप क्लोजली हर इलेक्शंस को देखते आए, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे वो वोटिंग पैटर्न्स हो, मार्जिन ऑफ एरर कितना दिया जा सकता है? मतलब ये देखें, इप्सॉस जो है बड़ा क्रेडिबल इदारा है, और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका के कहने पर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर है, वॉइस ऑफ अमेरिका के कहने पर ये सर्वे हुआ है, तो कितना ये एक्यूरेट नहीं हो सकता? देखिए, ये सर्वे डिपेंड करता है कि आपने जो सर्वे का साइज़ है सैंपल का वो कितना बड़ा है। ये 2000 सर्वे, 2000 एक बड़ा रीजनेबल तादाद है। अच्छा। नेशन वाइड कवरेज के लिए बिल्कुल है। लेकिन ये कि उनको अगर आप चाहें कि वो प्रोविंस वाइज भी आपको उसकी या प्रोविंस के कुछ हिस्सों के बारे में डिटेल बताए, तो फिर शायद वहाँ पे इतनी तादाद ना हो जो उस इलाके के। लेकिन मुल्क के लिए 2000 एक रीजनेबली गुड नंबर है। दूसरी बात ये होती है कि ज़्यादा एक्यूरेट वो सर्वेज होते हैं जो फेस टू फेस इंटरव्यूज़ के ज़रिए हों। जी। तो ये चूँकि टेलीफोन के ज़रिए हुए हैं, जो फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते हैं उनके दरमियान अगर बिल्कुल ठीक से सर्वे हुआ हो तो 5% प्लस माइनस का मार्जिन ऑफ एरर होता है। जी। लेकिन जो टेलीफोन के ऊपर होता है उसका मार्जिन ऑफ एरर ज़रा ज़्यादा होता है। ठीक। तो मान लीजिए 7% या बहुत भी अगर उसमें फ्लॉ हुआ तो 10%, लेकिन अब 7 to 8% आप समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जनरली इट्स रिलायबल। और आपने सही कहा कि प्रोफेशनल इदारा है, तो इनका सर्वे उन्होंने तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखा होगा जो कि ऐसे सर्वे के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा सर, चले लेट्स अज्यूम 10% मार्जिन ऑफ एरर जिस तरह आपने कहा, लेकिन जनवरी के अवाइल में ये सर्वे हुआ, बाकी सर्वेज भी जो हुए वो भी तकरीबन यही ट्रेंड और पैटर्न जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, यानी एक तो बड़ा ट्रेंड ये वाजे कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि PTI की सपोर्ट कम हो रही है और PMLN की बढ़ रही है और पीपल्स पार्टी की भी बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी की उतनी नहीं है जितनी PMLN की है, लेकिन उसकी भी बड़ी है क्योंकि उसका बेस भी लो था। तो इसलिए ये तो तयशुदा बात है, एक बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे मौके पे एक नया सर्वे जो कि अब फरवरी के शुरू में शायद कुछ लोग कर रहे होंगे, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था जिसमें उनकी तादाद जीतते जीतते वो हार रहे थे, वो इंतखाबात के बहुत करीब था 2 हफ्ते पहले। पहले वो जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद पता चला कि अचानक ट्रेंड नीचे की तरफ चला गया। तो अब चूँकि बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इमरान खान साहब को सज़ा हो गई है एक मुकदमे में, दूसरे में इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के बाहर आने के चांसेस जो पहले भी कम थे वो अब और भी तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, और पार्टी का इलेक्शन सिंबल भी ख़त्म हो गया है। तो पार्टी के जीतने के हैसियत एक पार्टी के वो भी इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। तो ऐसे में कोई 40% के करीब वो वोटर जो बेशक पार्टी को पसंद करता हो लेकिन वो विनिंग हॉर्स के साथ होता है, तो वो वोटर जो हवा के साथ जाता है, नहीं, वो कहता है कि हमें पसंद तो PTI है पसंद, लेकिन अब PTI के पावर में आने की उम्मीद नहीं है, तो हम क्यों अपना वोट ज़ाया करें, हम किसी ऐसी पार्टी को दें जिससे हम कल को अपने काम करवा सकें।
तो इसलिए वो एक रियलिस्टिक वोटर होता है, वो फिर ऐसी पार्टियों को देता है, तो पीटीआई को उसका भी नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में पीटीआई का अगर ये सर्वे इस वक्त को होगा तो इससे भी ज़रा नीचे उनकी वोटिंग इंटेंशन चली जाएंगी। जो अहमद बिलाल साहब, एक रियलिस्टिक वोटर होता है, एक वोटर होता है प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक। वो ये कहता है कि जी इनकी गवर्नमेंट आ रही है, इन्होंने पहले भी काम किया है, तो क्यों अपना वोट ज़ाया करूं। ये जो स्विंग वोटर होता है, और फिर उसमें एक कैटेगरी ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल 2018 में तब्दीली की एक हवा थी, जेन्युइनली बहुत से लोग ऐसे चाहते थे कि यार इन ट्रेडिशनल पार्टियों से हम थक चुके हैं, अब हम इनको आजमाते हैं। और वो वोटर जो है परफॉर्मेंस पे बिलीव करता है। जो पीटीआई की परफॉर्मेंस रही है 3.5 साल, 1 करोड़ घर या 50 लाख नौकरियां या जो भी था, क्या वो वोटर जिन्होंने एक तब्दीली की उम्मीद लगाई थी, आप समझते हैं कि वो शायद स्विच कर चुका है, वो घर में रहेगा, और वो ये जो 22% स्विच कर गया उनमें ये वोटर भी शामिल होंगे? देखिए, तब्दीली की उम्मीद से ज़्यादा किसी पार्टी के पावर में ना आने की जो यकीन है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपने 2018 की बात की, लेकिन 2018 में पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए जिस फैक्टर ने काम किया था वो ये था कि नवाज शरीफ साहब जेल में जा चुके थे, मरीम नवाज साहबा जेल में जा चुकी थी, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उनके बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो जो लोग उनके पसंद करते भी थे, 40 से 50% मैंने कहा कि वो लोग हैं जो रियलिस्टिक वोटर हैं, वो फिर स्विच कर गए थे, क्योंकि पीटीआई की उठान नजर आ रही थी कि पीटीआई अब जीत जाएगी तो उसके साथ देना चाहिए। तो इसलिए अब वो उसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। अब वो पीटीआई की बजाय पीएमएलएन को देख रहे हैं कि वो नजर आ रही है जीतते हुए। उसकी पार्टी के कायद के खिलाफ जो मुकदमात थे वो खत्म हो गए हैं और लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए उसके हक में फिजा नजर आ रही है। जिसे कहते हैं ना, एक हवा है, हवा इस वक्त जो टेल विंड है वो पीएमएलएन के हक में है। अच्छा, जो लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हवा जो है वो बिलावल साहब जिस तरह से अपनी कैंपेन कर रहे हैं, और कुंडी साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। कुंडी साहब, ये बताइएगा कि जो अभी इप्सोस का सर्वे आया उसके मुताबिक नौजवान जो वोटर है वो 22% स्विच करेगा, यानी 2018 में उसने अगर जिस जमात को वोट दिया है वो उसके करेगा। कितने आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, पीपल्स पार्टी कितना ऑप्टिमिस्टिक है कि वो वोटर आपकी तरफ आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें ज्यादा उम्मीद है कि जो वोटर स्विच कर रहा है या जो नौजवान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही आएगा। नौजवान लीडर है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वाहिद पाकिस्तान के एक लीडर हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और जिस तरीके से वो कैंपेन चला रहे हैं, शायद ही कोई पार्टी का लीडर जो है उसके कैंपेन चला रहा जो पाकिस्तान के हर सूबे में और हर जगह पे वो जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। और हम उनको दावत भी दे रहे हैं, पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई की यूथ को, क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म यूज करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो प्लेटफॉर्म यूज करें और आए और अपने सियासी मुखालिफ, क्योंकि आपको और हमारे एक मुश्तरका सियासी मुखालिफ है, उसको जो है वो करें, क्योंकि इस वक्त तो पीटीआई जो है वो फिलहाल तो नजर नहीं आ रही कि उनका कोई मतलब है कि होप हो, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के बानी चेयरमैन को सजा भी हुई है और डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तो नियर फ्यूचर में तो उनका कोई ऐसा वो नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनको दावत दिया कि वो आए, तो अब देखते हैं इलेक्शन में। हम बड़े होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हम सरप्राइज देंगे। मुझे कुंडी साहब ये बताइएगा कि केपी चूंकि एक गढ़ रहा है 10 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप डी खान से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की कैंपेन ऐसी थी कि आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे तहरीक इंसाफ के वोटर को। आपका खुद बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है, मौलाना फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर, आप वहां से एक दफा जीत भी चुके हैं। वो जो वोटर है वो आपको लग रहा है कितने % आपके पास आ जाएगा? पीटीआई का जो वोटर है, क्योंकि अली अमीन मैदान में मौजूद है, मतलब मैदान में नहीं है लेकिन ही इज कंटेस्टिंग। देखिए, वो इलेक्शन कंटेस्ट तो कर रहे हैं पीटीआई के वो जो रहनुमा है, लेकिन एक्सकाउंटर लोगों को भी ये पता है कि अगर वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो वो इलेक्शन जो है वो इसमें नहीं होंगे, लेकिन इसलिए उनका जो वोटर है वो शिफ्ट हुए, मेजोरिटी वोटर जो उनका है वो शिफ्ट हो चुके हैं। उनको ये पता है कि जो है वो इस वक्त जो है वो आ नहीं सकते हैं, फील्ड में नहीं है, कंपेन नहीं कर रहे, उनके भाई कंपेन कर रहे लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरी तरफ मौलाना साहब जो हैं वो जब से जो है वो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं तो वो डी खान से गायब है, तलाशी गुमशुदा का उनकी पीछे इश्तेहार है। वो कहते हैं, कभी कहते हैं बर्फबारी है, कभी कहते हैं जो है वो हालात खराब हैं, और वो आने से जो है वो कासे मतलब वो जो है अपने इलाके में भी वोट मांगने भी नहीं आ रहे, बल्कि लोगों के जरिए जो है वो अपने आप कहें कि मुंशियों के जरिए जो है ना वोट मांग रहे हैं,
जो कि लोग शायद उसको एक्सेप्ट ना करें। लिहाजा ये चीजें, और शायद मौलाना फजल रहमान साहब को कोई पता नहीं इस इंतजार में कोई शायद मुझे कोई बैसाखियों के जरिए किसी कंधे के जरिए जो है वो कंधे पे बैठ कर आना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये चीज। आपके पास कोई कंधा नहीं है NH-44 में कुंडी साहब? मेरे पास अवाम का कंधा, हम अवाम के जरिए आना चाहते हैं। हम जो है हम तो अवाम के अंदर मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान साहब तो हमें आने नहीं चाहते और आए भी नहीं है, बल्कि वो वोट ही नहीं मांग रहे। तो फिर किस तरीके से, जब आप वोटर से वोट ना मांगे तो वोटर कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो? चलें, फैसल करीम कुंडी साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ये सर्वे जो हुआ वॉइस ऑफ अमेरिका के कहने पे इप्सोस ने किया, तो वॉइस ऑफ अमेरिका की मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं आयशा तंजीम साहबा हमें एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी तफसीली हमने इप्सोस का बड़ा इंटरेस्टिंग जो सर्वे आया जो वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए कंडक्ट हुआ और उसके रिजल्ट्स आपके सामने रखे। अहमद बिलाल महबूब साहब और फिर फैसल करीम कुंडी से भी पूछा कि उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका की साउथ एंड सेंट्रल एशिया की हेड आयशा तंजीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारी फॉर्मर कोलीग भी। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो ये सर्वे क्यों कराया गया और इसका रिजल्ट आपके लिए कैसा, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखिए, जब हमने ये सर्वे कमीशन किया तो उस वक्त तक पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में एनेक्डोटल तो बहुत बातें हो रही थी, बट कोई साइंटिफिक जो बातें हो रही थी उनको साइंटिफिकली कोई क्वांटिफाई नहीं किया गया था। तो हमने सोचा कि पाकिस्तान के नौजवान क्या सोचते हैं उसका एक साइंटिफिक सर्वे कराया जाए, एक इंटरनेशनली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए, ताकि जो हम बातें कर रहे हैं उसको कोई, क्योंकि अमेरिका में तो ये बहुत कॉमन चीज है, इलेक्शन ईयर में बहुत सारी पोलिंग्स और सर्वेज होते हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड अभी नया है। जब इसके रिजल्ट्स आए तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ कि हमारी टीम भी बहुत हैरानी में पड़ गई और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पे हैं, जो उनको नज़र आ रहा है, ये तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं खुद भी पिछले कोई 20 दिन से इलेक्शन कवरेज के सिलसिले में ग्राउंड पे जा रही हूँ, तो वाकई एनेक्डोटली जो लोग बता रहे हैं उससे डिफरेंट था। मैंने इप्सोस का बहुत दिमाग भी खाया कि जी ये कैसे आपने किया और रिजल्ट्स क्यों डिफरेंट हैं, और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि जी साइंटिफिक सर्वेज में कभी कभी पब्लिक परसेप्शन के से उलट भी नताइज आ जाते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि ये नताइज उनके रीसेंट सर्वेज से मिलते जुलते हैं, सो इसलिए वो इतना सरप्राइज नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स थे। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा कि अमेरिका में भी ऐसे होते रहते हैं और ओपिनियन पोल्स में जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ तो वो बिल्कुल ओपिनियन पोल्स के अगेंस्ट था। इसी तरह यूके में ब्रेक्जिट हुआ, अगेन ओपिनियन पोल्स के अगेंस्ट वो था। तो ये भी तो हो सकता है कि बिल्कुल रिजल्ट्स इसके उल्टे आ जाए। देखिए, सर्वे जो है वो एग्जैक्ट 2+2 टाइप की मैथमेटिकल साइंस नहीं है। सर्वे जो है वो आपको टेम्परेचर देता है, टेम्परेचर ऑफ द यूथ, कि जी कि क्या जो है, मतलब क्या हो रहा है। उसमें यह भी हो सकता है कि इस सर्वे के नताइज गलत हों बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, जिसमें किसने फोन उठाया, किसने नहीं उठाया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि दिहाइयों से सर्वेज हो रहे हैं, उनकी एक वैल्यू है, वो आपको कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। इस सर्वे का जो रिजल्ट है वो आपको कुछ बता रहा है। सो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये कि नताइज जैसे कि 2016 में हुआ गलत हो, या 2016 में जैसे गलत पढ़े गए, गलत परसीव किए गए नताइज। दूसरा ये भी हो सकता है, और ये भी हुआ 2016 के ही इलेक्शन में, कि जो मीडिया है वो भी अपना एक बबल क्रिएट कर लेता है। वो कैमरा लेके जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो आपको कोई खास तरह के जवाब देते हैं जो उनके ख्याल में आप सुनना चाहते हैं। तो मीडिया में भी ये हमने अमेरिका में देखा 2016 के इलेक्शन में, कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो तमाम बड़े मीडिया हाउसेस ने बड़ी सोल सर्चिंग की कि हमसे कहां गलती हुई, और फिर उन्होंने रिपोर्टर्स भेजे मिडिल अमेरिका में जहां से वो जीते थे कि भाई वो क्या चीज थी जो पहले हम नहीं जानते थे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इस सर्वे के बारे में इप्सोस इज वेरी कॉन्फिडेंट। वो एक इंटरनेशनली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो है रैंडम डिजिट डायलिंग के जरिए ये सर्वे किया है। वो कहते हैं कि नेशनली रिप्रेजेंटेटिव है। तो द रिजल्ट। अहम सवाल एक, आयशा, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल मीडिया फॉर क्वाइट व्हाइल। आप पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करती हैं। ये जो आपने बबल की बात की, इस सर्वे के नताइज में आपको कुछ बबल्स हमारे मीडिया में नजर आ रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तानी मीडिया में ये परसेप्शन है कि जो है
इलेक्शंस रिग्ड हैं, उसकी हमें एविडेंसेस भी मिल रही हैं, और मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं है। सर्वे इज अबाउट, दिस सर्वे इज अबाउट परसेप्शंस, दिस सर्वे इज नॉट अबाउट रियलिटी। ये सर्वे नौजवानों के तासुर बयान कर रहा है, जमीनी हकाइक को बयान नहीं कर रहा। सो ये एक डिस्टिंक्शन हमें करनी है। पाकिस्तानी मीडिया का जो एक बबल इस सर्वे से टूटा है वो ये कि एक परसेप्शन थी पाकिस्तानी मीडिया में कि चूंकि इमरान खान नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, और चूंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद और चूंकि इमरान खान के इल्ज़ामात लगाने के बाद कि फ़ौज इसमें मुलव्वस है, नौजवान बहुत बड़ी हद तक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए होंगे, और ये कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इन इलेक्शंस को लेजिटिमेट नहीं समझेगी। इस सर्वे ने हमें बताया कि अभी भी जब नौजवानों के सामने मुल्क के बहुत सारे इदारों का नाम रखा गया, 74% जी 74%, तो उनमें सबसे ज्यादा एतमाद उन्हें फौज पे था, लेकिन सबसे कम एतमाद इलेक्शन कमीशन पे था, कोई 47% के करीब पार्लियामान पे था। दूसरी तरफ 65% नौजवान, अगेन 18 से 34 साल के, उनके ख्याल में जो अगले इंतखाब हैं वो साफ शफाफ होंगे, उसमें कोई इदारा असरअंदाज नहीं होगा। बड़ी तादाद है ये नौजवानों की बड़ी तादाद है। एंड रिमेंबर दिस इज अबाउट परसेप्शन, वो क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, रियलिटी क्या है, दिस हैज नथिंग टू डू विद इट। वो सोचते क्या है, वो उनके ख्याल में क्या हो रहा है। आयशा तंजीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद इलेक्शन और अकबर अस बाबर हमें ज्वाइन करेंगे। एक दफ़ा फिर 5 फरवरी को PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और वो भी कंटेस्ट करने जा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से पहले PTI की मुश्किलात में इजाफा देखने में हो रहा है। 2 रोज में लगातार साइफर और तोशाखाना केस में बानी PTI को 10 और 14 साल की सजा हो चुकी है, जिसके खिलाफ अभी तक अपील दायर नहीं की गई। और अब इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बढ़ती हुई मुश्किलात कम करने के लिए एक बार फिर से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने जा रही है, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद 5 फरवरी को होगा, जिसके लिए रऊफ हसन को फेडरल इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है। PTI के मुताबिक 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाजत होगी, जबकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील PTI की ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता एप्लीकेशन पर दस्तयाब होगी। और पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कागजात नामजदगी कल तक PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकते हैं, जबकि जमा करवाने की आखिरी तारीख भी कल यानी 2 फरवरी को होगी, जिसके लिए रात 10 बजे तक का वक्त होगा। कागजात नामजदगी मरकजी और सूबाई सेक्रेटेरिएट्स और डिजिटली बजरिए ईमेल भी जमा कराए जा सकते हैं। और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 3 फरवरी को होगा और मुस्तरद होने की सूरत में एतराज़ात जमा कराने का वक्त 3 फरवरी रात 10 बजे होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें 4 फरवरी की शाम 4 बजे वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी और 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी यानी इलेक्शन से सिर्फ 2 रोज पहले बरोज़े मंगल होगा। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता साल 23 नवंबर को तहरीक इंसाफ को 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने और 7 रोज के अंदर नताइज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने का हुक्म दिया था, लेकिन फिर तकरीबन 3 हफ्तों की मोहलत मिलने के बावजूद PTI ने जल्दबाजी करते हुए 10 रोज से भी कम वक्त में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करार डाले और तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हुए जल्द अज जल्द पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने की दरख्वास्त की। इलेक्शन कमीशन को यह बताया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात 2 दिसंबर को हुए थे, लेकिन इन पार्टी इंतखाबात में एक अजीब बात यह सामने आई कि चेयरमैन समेत तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। फिर पार्टी के बानी रुकन अकबर अस बाबर ने इन इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया, जिसके बाद 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने अकबर अस बाबर का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया और पार्टी से बल्ले का निशान वापस ले लिया। फैसले में वाज़े किया गया कि तहरीक इंसाफ ने 23 नवंबर को दी जाने वाली हिदायत पर अमल नहीं किया और पार्टी ओहदेदारान PTI के 2019 के आइन, इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स 2017 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में चेयरमैन की जानिब से 4 दिसंबर को जमा कराए जाने वाला सर्टिफिकेट और फॉर्म 65 मुस्तरद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की क़यादत पेशावर हाई कोर्ट जा पहुंची, जहां एक रोज में उनकी दरख्वास्त पर फैसला सुनाया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए तहरीक इंसाफ को बतौर इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने PTI को कानूनी टीम की जानिब से दायर
दरख्वास्त पर जो समाअत की। तहरीरी हुक्मनामे में तमाम फरीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी करने और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर PTI का इंतखाबी निशान अलॉट करने का सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 10 जनवरी को पेशावर हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाते हुए बल्ले का निशान बहाल रखा। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए पेशावर हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जो उसी रोज PTI के उस वक्त के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने फैसले से कबल यह कहकर वापस ले ली थी कि उन्हें पेशावर हाईकोर्ट से रिलीफ मिलने की उम्मीद है और वो सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। उसके बाद 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें अकबर एस बाबर समेत PTI के 14 बानी मेंबरान भी पार्टी बने। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 12 और 13 जनवरी को वीकेंड के बावजूद इस दरख्वास्त पर बहुत ही तफसीली समाअत की और PTI को हर मोड़ पर इलेक्शन से मुतालिक दस्तावेजात फराम करने का मौका दिया, लेकिन केस की पैरवी करने वाले बैरिस्टर अली जफर इस हवाले से अदालत के सामने कोई मतलूबा दस्तावेजात पेश नहीं कर सके और 2 रोज की तवील समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा और यूं तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस छिन गया। आपको याद दिलाते चलें कि इससे पहले 2017 में भी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुतनाज़ा करार दिया गया। PTI जिला सवाबी के सदर शाह मलिक यूसुफजई ने 13 जून 2017 को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की, जिसमें पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी के असल आइन को मुअत्तल करके इलेक्शन कराए, जो कि गैर कानूनी और गैर आइनी है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन उन्हें कलादम करार दे। लेकिन फिर 2018 में तहरीक इंसाफ ने इख्तियार संभाल लिया और यह मामला जूं का तूं रहा। इसी तरह 2013 में होने वाले PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी मुतनाज़ा रहे। 2013 के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए हामिद खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया और दावा किया गया था कि पार्टी में जमहूरियत पूरी तरह सरायत कर चुकी है और वर्कर खुद पार्टी के चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। लेकिन फिर पैसा चला और ओहदों की तकसीम में ज़ाती मफादात को तरजीह दी गई। उसकी तस्दीक खुद उसी वक्त कायम किए जाने वाले PTI के ट्राइब्यूनल के सरबरा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने हमारे ही प्रोग्राम में की। इसमें सीरियस इरेगुलरिटीज, इवन इलीगलिटीज हुई। हमने जब इन मामलात को आइडेंटिफाई किया तो महसूस ये हुआ कि 2-4 इलेक्शन रिजल्ट्स को आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा। बेहतर ये है कि दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों, तो वही हमने ऑर्डर्स किए। अनफॉर्चुनेटली जो वेस्टेड इंटरेस्ट था वो प्रिवेल कर गया और वही लोग एक डिफरेंट लबादे में अपनी जगहों पर बराजमान रहे। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बानी मेंबर अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। अकबर एस बाबर साहब, अब आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, कागजात नामजदगी भी जमा होंगे, वो वेबसाइट पर भी जाहिर होंगे, कल आपके पास डेडलाइन है, पैनल भी आप बना सकते हैं। अब ये बताइएगा कि आप अब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं इंट्रा पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे थोड़ा सा, मैं आज ज़रा सोबर हूँ और सोबरिंग मोमेंट है, क्योंकि देखिए ये जो अब दोबारा एक इंट्रा पार्टी के नाम पे एक नाटक रचाने जा रहे हैं और उसके ऑलरेडी इतने शवाहिद आ चुके हैं कि उसकी कोई कानूनी हैसियत मुझे नज़र नहीं आती। ना ही पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 17 के मुताबिक, जिसमें हर शख्स का ये इख्तियार है कि वो सियासी जमात में शामिल हो और उस सियासी जमात के सियासी अमल का हिस्सा बने। इलेक्शन एक्ट 2017 की भी मुझे खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है और PTI के अपने आइन की भी बहुत बड़े पैमाने पे खिलाफ वर्जी हुई है। और इन तमाम मामलात को हम इंशाल्लाह कानूनी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आज नहीं परसों यानी 3 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी डालेंगे। और इस दफ़ा जो रिएक्शन है वो शायद पिछली दफ़ा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे, क्योंकि इस वक्त PTI के जो लोग हैं वो इलेक्शन में, कौमी इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन में इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पे एक बड़ा शदीद रिएक्शन ये भी आ रहा है कि ये कौन सा वक्त था इलेक्शन इंट्रा पार्टी का, ये इस तरह जल्दी में, यानी 5 दिन के अंदर एक कौमी इलेक्शन, एक जमात जिसकी ये दावा करते हैं कि 8 लाख से ज़्यादा उसके मेंबर्स हैं, और जिस तरह ये कर रहे हैं, जिस तरह आपने किया ना कि इंटरनेट पे आप जाके वेबसाइट से फॉर्म्स भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो मैं
तमाम जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सबको कहता हूं कि आप भी ज़रा जाइए और पीटीआई की वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि ये तमाम चीज़ें क्या वाकई वहाँ मौजूद हैं। पीटीआई के अपने जो गैर कानूनी तौर पे अपॉइंट शुदा चीफ ऑर्गेनाइज़र है, उनका आज का बयान पढ़ लें कि जिस मीटिंग के ज़रिए तमाम अमल शुरू किया गया, जिसका नोटिस 30 तारीख को 30 जनवरी को आया, तो आप उसको देख लें कि वो खुद कहते हैं कि जी हमारे दफ्तर को सील कर दिया गया, मीटिंग को नहीं होने दिया गया। तो ये तमाम एक पूरा एक नया फ्रॉड इनैक्ट किया गया। तो इसलिए मुझे थोड़ी अफसुर्दगी और संजीदगी इस वास्ते है कि कब तक निज़ाम, कब तक सिस्टम बर्दाश्त करेगा कि मुझे कई सालों अकबर से। बाबा साहब एक सवाल है यहाँ पे। सवाल ये कि कल तक डेडलाइन है, अगर आपने कागजात जमा नहीं कराए, पैनल अपना नहीं बनाया, तो आप एक प्रोसेस का तो हिस्सा बने, क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में हमने देखा आप गए, आपको कागजात नामजदगी नहीं मिले और उसके बाद एटलीस्ट यू हैड समथिंग टू प्रूव टू द कोर्ट इज वेल। तो इस दफा अगर आप प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो कैसे आप ये क्लेम कर सकते हैं कि जी मुझे कागजात नहीं दिए गए या लोगों के पास टाइम कम था या इस तरह का? देखिए, ये तमाम शवाहिद हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। कल भी आएगा और कल भी जाएगा और आप मज़ीद हक़ाइक़ भी आपके सामने आएंगे कि ये तमाम मामलात किस तरह मैनेज किए जा रहे हैं। इस दफ़ा सिर्फ फ़र्क शायद इस तरह होगा कि पिछली दफ़ा तमाम अनअपोज थे, इस दफ़ा कोई पैनल्स भी बना के खड़ा करके कोई वोट्स वगैरह, लेकिन नतीजे मोर और लेस वही होगा जो पहले था। लेकिन जो मुझे जो संजीदा पहलू नज़र आ रहा है कि देखिए, एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का एक कानून है जो मैंने बयान किया, आइन में भी है कि शमूलियत का इख्तियार है, फिर इलेक्शन एक्ट में है, फिर पीटीआई के अपने आइन में भी मौजूद है। आप कितनी दफ़ा उस आइन को फ्लाउट करेंगे? तीसरी दफ़ा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तो तक गया, तमाम इनके झूठ एक्सपोज हो गए। अब मुझे ये खतरा नज़र आ रहा है कि ये जो फिर करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ऑलरेडी जो हमारे पास सबूत आ चुके हैं जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्टी मजीद नुकसान हो। जिस तरह 23 नवंबर को जब पहला फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, इनको 20 दिन दिए गए, मैं उस वक्त इस फ्रेम में आया था, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मैं इलेक्शन सिंबल बचाने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इनको एक और मौका दिया जाए। लेकिन इनकी हठधर्मी, इनकी अनापरस्ती, इनका जो एरोगेंस है, इनका जो रवैया है कि जिसके जरिए इन्होंने वो इस्लाह के रास्ते पे चलने से इनकार किया हो, तो इस वक्त मुझे जो खतरा नजर आ रहा है, मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफा कह रहा हूं, मुझे जो खतरा नजर आ रहा है कि ऐसा ना हो कि पीटीआई को बहुत एक शदीद नुकसान पहुंचे, टू दी एक्सटेंट कि कहीं डी लिस्ट ना हो जाए, कहीं जाके इसको, क्योंकि जो अब शवाहिद है और जो ये कब तक बर्दाश्त करेगा कानून, कब तक बर्दाश्त करेगा एक निज़ाम के एक ऐसा टोला जो पीटीआई पे काबिज है, जो पीटीआई के वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स को बार-बार डिनाई कर रहा है, और फिर एक आखिरी उसके तौर पे इलेक्शन से चंद दिन पहले एक और ड्रामा इनैक्ट कर रहा है, एक और फ्रॉड इनैक्ट कर रहा है, जो कि वो कर चुके हैं पहले, जो साबित हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक साबित हो चुका है। उसी किस्म का मिलता जुलता एक और एक ड्रामा इनैक्ट करे। क्या वजह थी? मैंने तो कोई अना नहीं है, मैं तो तैयार था, मैंने कहा मिलके चलते हैं। ये अकबर बाबर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि आपको खदशा है कि इस अमल से को डी लिस्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर डी लिस्ट हो जाती है तो उसका क्या नुकसान होगा? देखिए, पार्टी लिटरली आपकी जो कानूनी तौर पे उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, वो एक सियासी जमात के तौर पे फंक्शन नहीं कर सकती फिर, तो ये तो बहुत सख्त नुकसान पहुंचेगा। ये जितना बल्ला लेने का नुकसान तो अगर ये सब कुछ इमरान खान की मर्जी के मुताबिक हो रहा है तो वो क्यों चाहेंगे कि डी लिस्ट हो, या आप समझते हैं कि उन्हें शायद पता ही नहीं है? देखिए, वो किसी की चाहने ना चाहने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक माइंडसेट है कि वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। दे थिंक कि इट्स आइदर माय वे और द हाईवे। उन्होंने पिछले 2 सालों में जो सियासत अपनाई है, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तो मामलात बारहा उनको मौका मिला और उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, कानून का रास्ता नहीं इख्तियार किया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, अवाम के सामने तमाम हकायक आ गए। तो अगर आपने एक सियासी जमात को कानून कायदे के मुताबिक नहीं चलाना, ये डिटर्मिन्ड है कि मेरी मर्जी होगी और हमारी मर्जी होगी, एक टोला है, तो सिस्टम कानून कब तक बर्दाश्त करेगा? आपको जब अभी लेटेस्ट जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद आपको पीछे हटना चाहिए था। आपको सबको, देखिए, मैंने ऑफर की थी कि सब मिलके बैठते हैं, एक चाहे चंद महीने लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है,
एक नया इलेक्शन कमीशन बने, वोटर लिस्ट वेरीफाई हो, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नीचे से ऊपर इलेक्शन हो, इलेक्टोरल कॉलेजेस बने, फिर मरकजी लीडरशिप सामने सबको दिखाएं कि क्या होता है प्रोसेस इलेक्शंस का। ये फंडामेंटल और बेसिक वो स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन है ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या इसमें जाता था? जो नुकसान होना था वो तो हो चुका, लेकिन नहीं, इनके अपने इरादे हैं। एक पावर पॉलिटिक्स के, ये पार्टी हमारे हाथ में रहे, जो हम इक्तदार ले सकते हैं वो ले, और उस इक्तदार के जरिए फिर अपने नेफेरियस डिजाइन्स को परसू करें। ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। ये मैं आपके प्रोग्राम में प्रेडिक्ट कर रहा हूं। क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर? मुख्तसरन एक दफा फिर ये जो करने अब जा रहे हैं, इसके फेटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पीटीआई के लिए। और आप फेटल कॉन्सिक्वेंसेस में नाज़रीन, जिस तरह अकबर अज़ बाबर ने एक दफ़ा फिर प्रिडिक्ट किया, उनकी 2-3 प्रिडिक्शंस हमारे सामने साबित हो चुकी हैं कि पीटीआई डी लिस्ट हो सकती है। अकबर अज़ बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक। अजीज, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई जा चुकी है। तोशाखाना केस में भी उन्हें सज़ा हो चुकी है। पीटीआई ने सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक ये अपीलें दायर नहीं हुई। खुसूसी अदालत ने साइफर के तहरीरी फैसले में लिखा है कि इमरान खान ने साइफर वजारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। फैसले में मजीद कहा गया है कि साइफर केस की समाअत के दौरान वकलाए सफाई गैर संजीदगी दिखाई दिए। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ कि साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया गया। साइफर केस के फैसले पर पीटीआई की जानिब से एतराज़ात किए जा रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि साइफर केस की सज़ा में हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। सैयद मोहम्मद अली साहब, एतराज़ यह है पीटीआई का कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 है वो लागू नहीं होता, क्योंकि एक कागज लहराने से आप मुल्क का सीक्रेट तो जाहिर नहीं कर रहे, तो उन्होंने तो सिर्फ साइफर लहराया था। आप बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि जो फैसला आया वो दुरुस्त था और क्यों दुरुस्त था? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहां तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ताल्लुक है, जो इसकी डिटेल जजमेंट आज आई है तकरीबन 77 पेजेस पर जो मुश्तमिल है, वो मैं समझता हूँ बड़ी आई ओपनिंग है, और जिसकी बिना पे मैंने आज चूंकि वो पूरी पढ़ी तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है पीटीआई से, उससे कता नजर हकीकत पसंदाना और गैर जानिबदाराना अंदाज में भी अगर देखा जाए तो उनका नैरेटिव जो है वो मुकम्मल तौर पे सियासी है। उसका कानूनी दलाइल और जो केस की असल सेहत और नौयत है उससे कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं है। तो मेरा बुनियादी आर्गुमेंट ये है कि जिस तर्ज अमल का, जिस सियासी और कानूनी हिकमत अमली का उन्होंने इस्तेमाल किया और जो उनकी अप्रोच और दलाइल थे, अगर यही अप्रोच, यही कानूनी हिकमत अमली और दलाइल वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी पेश करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनकी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे मोहम्मद अली साहब ये बताइएगा, मैं आपके सामने वो एतराज रख रहा हूं जो कि पीटीआई उठा रही है। वो ये कह रहे हैं कि साजिश हुई और उस साजिश के नतीजे में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। वो साजिश अमेरिका ने की थी, और जब भी ऐसी कोई साजिश हो वो उसे मुल्क के खिलाफ साजिश कहते हैं, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हल्फ के तहत उन्हें अवाम को आगाह करना होता है। देखें, आपकी बात का मुख्तसर जवाब यह है कि साजिश तो यकीनन हुई थी, लेकिन ये साजिश जो है ये रियासती इदारों और अमेरिका ने नहीं की थी, बल्कि आज की डिटेल जजमेंट जो है उसको पढ़ने के बाद तो ये साबित होता है कि ये साजिश बनी गला में हुई थी। और उसका सबूत ये है कि जनाब एक जानिब 25 गवाहान पेश होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं, उनके तमाम दलाइल और बयानात में एक कोहेरेंस और कंसिस्टेंसी पाई जाती है, और तमाम सबूतों के साथ उनके जो है गवाहियां कलमबंद की जाती हैं। दूसरी जानिब जो हिकमत अमली है कानूनी पीटीआई की, वो ये है कि जनाब एक तो उनके मुख्तलिफ जो बेशुमार लॉयर्स थे उनकी आपस में बातों में भी कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट था। दूसरी बात ये कि उनका पूरा जो अपना दिफाई बयानिया था अदालत में वो कंप्लीटली सियासी बयानिया था।
वो जो गवाहों के आर्गुमेंट्स थे, जो सबूत थे, उन्होंने उनको काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, उनको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, कोई अपनी जानिब से कोई और गवाह नहीं पेश किए, कोई दलाइल की बेसिस पे उन्होंने इन आर्गुमेंट्स और एलिगेशंस को चैलेंज ही नहीं किया, बल्कि उनकी सियासी हिकमत अमली 3 चीजों पर मुश्तमिल थी। पहली बात यह कि जी कोर्ट के अंदर टाइम जाया करना है डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए, और कोर्ट के बाहर सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अदलिया के ऊपर दबाव डालना है सियासी अंदाज में, और जो जज साहब है उनकी किरदार कुशी करनी है। तो बदकिस्मती से पूरी जो उनकी हिकमत अमली थी वो सियासी और नैरेटिव की डोमेन में थी, उसका कानूनी दलाइल उसमें आपको कोई नहीं मिलता। बल्कि जब आप पढ़ते हैं वो बयान जो कि पीटीआई के वकला की जानिब से राइटिंग में जमा कराया गया है, तो आपको इंतहाई गैर संजीदा और मज़ाक़खेज़ बात लगती है कि वो एक लगता है कि पॉलिटिकल साइंस का कोई मजमून है जो किसी स्टूडेंट ने तहरीर किया है इमेजिनेशन की बेसिस पे, जिसके कोई लॉजिकल ग्राउंड सबूत नहीं है। जबकि दूसरी जानिब आप मोहम्मद अली साहब, मेरे पास आखिरी जी 40-50 सेकंड है, लेकिन ये बड़ा एक अहम सवाल है, और वो ये है कि जो दावा किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि जी बड़ा स्पीडी ट्रायल की गई, इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया, जल्दबाजी में किया गया, अगर ऐसा होता जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है अक्सर उनके बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आता है कि इसके साथ ज्यादती हो रही है, पॉलिटिकल एक फिगर है, वो रिएक्शन हमें इंटरनेशनली क्यों नहीं नजर आया? वजह देखिए, पहली बात यह है कि मुख्तसर में ये कहूंगा कि इनके पास सुप्रीरियर कोर्ट में अपील का हक है, और अगर उनको कोई ग्रीवेंस है तो वो एड्रेस होगा। लेकिन मेरा सेंट्रल आर्गुमेंट ये है कि जो अप्रोच, जो पोजीशन और जो हिकमत अमली का इन्होंने मुजाहिरा किया है अदालत के अंदर, अगर यही स्टैंस, यही नैरेटिव, यही हिकमत अमली वो लेके अगले सुपीरियर कोर्ट्स में भी जाएंगे, तो वो इससे ज्यादा शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ेगा। ठीक, मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल चाज़ेब। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।